कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बिस्तर से जागती है और तैयार होकर अपने घर से दूर एक पहाड़ी पर आ जाती है। यहाँ पर यह लड़की अपने बेटे की तस्वीर को देखती है। इसके बाद वह फैसला लेती है और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने का मन बना लेती है। लेकिन यह महिला काफी घबराई हुई थी। तभी यहाँ पर एक आदमी पीछे से आ जाता है और महिला को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। यह आदमी अपना नाम रिचर्ड बताता है। महिला से उसका नाम पूछता है, लेकिन यहाँ महिला अपना नाम नहीं बताती है। रिचर्ड उसे अपनी बातों में उलझाने की काफी कोशिश करता है और उसके आत्महत्या करने का कारण पूछता है। महिला यहाँ उसे डांट देती है। महिला उसे कुछ बोलने से भी मना कर देती है। इसके बाद रिचर्ड उस लड़की को अपनी दास्तान सुनाता है। रिचर्ड उसे बताता है, मुझे कारों का शौक है। मैं और मेरी वाइफ क्लोई एक दिन हम कहीं घूमने जा रहे थे और हमारी आपस में लड़ाई हो गई। फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। 2.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में अपने बेड पर था। मुझे अपनी जिंदगी से काफी नफरत हो गई थी। तभी लड़की उसे सॉरी बोलती है। रिचर्ड कहता है, यही शब्द रह गए, सॉरी, आई एम सॉरी। इसके अलावा और कोई शब्द बचा ही कहाँ है। फिर यह लड़की रिचर्ड को बताती है, मैं और मेरे बेटे हम दोनों यहाँ पर खेल रहे थे। मेरे हस्बैंड हमारा नाम लिख रहे थे। मैं जंगल में गई थी, तब मेरा बेटा कहीं गुम हो गया। मुझे इस बात का आज भी दुख है। यहाँ रिचर्ड इस लड़की को सहानुभूति देता है और लड़की से अपने विचार को बदलने को कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी लड़की अपना नाम आइरिस बताती है। फिर रिचर्ड ये नाम सुनकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। तभी लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। आइरिस यहाँ कारों के बीच में फंस जाती है। रिचर्ड उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है और अपनी कार में बिठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड आइरिस को अपनी कार में किडनैप करके कहीं ले जा रहा है। आइरिस को होश आता है। रिचर्ड आइरिस को समझाता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ इस जंगल में अच्छा नेटवर्क नहीं आता है। आइरिस चालाकी से अपनी बैक पॉकेट से अपनी चाकू निकालती है और अपनी रस्सी को काटने लगती है। वो रिचर्ड को अपनी बातों में उलझाती है। रिचर्ड आइरिस से उसके हस्बैंड का नाम पूछता है। आइरिस अपने हस्बैंड का नाम मटियो बताती है। आइरिस रिचर्ड से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। रिचर्ड उसे बताता है, वो दिखने में काफी सुंदर थी और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। यहाँ पर आइरिस रिचर्ड से पूछती है, तुम अपना सच बताओ। यहाँ पर आइरिस रिचर्ड से उसके सच के बारे में पूछती है। फिर रिचर्ड आइरिस को बोलता है, जंगल में मेरी एक छोटी सी जगह है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर आइरिस अपने हाथों को रस्सी से आजाद कर लेती है और रिचर्ड पर चाकू से हमला कर देती है। दोनों में झगड़ा होता है और कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद दोनों को होश आता है और ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। आइरिस धक्का देकर कार से बाहर आ जाती है। रिचर्ड से बचकर आइरिस भागने लगती है। फिर रिचर्ड उसे समझाता है, हम 40,000 फीट ऊंचाई पर हैं और मैंने तुम्हारी बॉडी में एक खास तरह की वैक्सीन लगाई है जिससे 20 मिनट बाद तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होना शुरू कर देगी। आइरिस इस बात से घबरा जाती है और भागने लगती है। रिचर्ड उसका पीछा करते हुए उससे कहता है, तुम जितना भागोगी इसका असर उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगा। जंगल में रिचर्ड से बचकर भागते भागते आइरिस का हाथ अब सुन्न हो चुका था और पैर से चलने में भी काफी परेशानी आ रही थी। वो धीरे धीरे रिचर्ड से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट बाद आइरिस के दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। वो रिचर्ड से बचकर एक पेड़ के नीचे जड़ों में छिप जाती है, लेकिन वहाँ चींटियां आ जाती है। चींटियों से बचकर आइरिस नदी में उतर जाती है। आइरिस अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। पानी में बहते बहते वो एक किनारे में चली जाती है और उसका होश खोने लगता है। कुछ देर बाद एक आदमी आइरिस के पास आता है। आइरिस को सीधा लेटा देता है। फिर आइरिस उसे अपनी आंखों से इशारा करके बताती है, वो बोल और हिल नहीं सकती। इसके बाद यह आदमी आइरिस को ट्रॉली से अपने घर ले जाता है। यह आदमी किसी को कॉल करने वाला होता है। तभी बाहर कोई के दरवाजे को खटखटाता है। आइरिस इस आदमी को अपनी आंखों से इशारा करती है, वो खतरे में है। फिर यह आदमी आइरिस को छिपा देता है और दरवाजा खोलता है। यहाँ इस आदमी को रिचर्ड दिखता है। रिचर्ड इस आदमी को समझाता है, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी वाइफ कहीं चली गई है। क्या आपने उसे देखा है? मुझे आपकी मदद चाहिए।
ये सब सुन यह आदमी रिचर्ड से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और यह कहकर अपना दरवाजा लगा लेता है और अपना फोन हाथ में लेकर अंदर आ जाता है। पीछे से रिचर्ड भी आ जाता है। इस आदमी को गुस्सा आता है और यह रिचर्ड से कहता है, मैं तुम्हारी एक ही शर्त पर मदद करूंगा। अगर तुम मेरे घर के बाहर जाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, वरना मैं पुलिस को कॉल लगाने वाला हूँ। यहाँ पर रिचर्ड रोने लगता है, अपनी झूठी दुख भरी दास्तां सुनाने लगता है। यह आदमी भी अपना फोन रखकर उसकी बातें सुनने लगता है। रिचर्ड इस आदमी को समझाता है, हम दोनों जंगल में जा रहे थे, उसे कुछ थोड़े मेंटल इश्यू है, घर में भी किसी से बोल नहीं पाती, उसे शायद मुझे अब पागल खाने भेजना ही होगा। हम दोनों कार में थे, तभी अचानक से एक पेड़ से हमारी कार टकरा जाती है। इसके बाद वो कहाँ गई इसका मुझे अभी तक पता नहीं। उसकी बॉडी में एक अलग ही प्रॉब्लम है, वो कभी भी पैरालाइज हो सकती है और चल फिर और बोल नहीं पाएगी। फिर यह आदमी रिचर्ड की वाइफ का नाम पूछता है। रिचर्ड इसे अपनी वाइफ का नाम क्लोई बताता है। यहाँ यह आदमी रिचर्ड को भी अपनी कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है, मेरी वाइफ को भी हार्ट अटैक आया था, वो मुझे दिन रात कहती थी तुम बहुत खाते हो, बहुत मोटे हो गए हो। इसके बाद यह आदमी रिचर्ड से कहता है, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। तभी रिचर्ड का फोन बजता है, लेकिन रिचर्ड उसे साइलेंट करने की कोशिश करता है। तभी यह आदमी रिचर्ड से बोलता है, तुमने मुझसे कहा था तुम्हारा फोन कहीं खो गया है। रिचर्ड यहाँ उससे झूठ बोलता है। रिचर्ड यहाँ कहता है, क्या मैंने इसे कहा था? इसके बाद यह आदमी जाने लगता है। पीछे से रिचर्ड इससे पूछता है, वो कहाँ है? क्योंकि रिचर्ड को अब पता चल चुका था वो लड़की इसी आदमी के पास है। फिर यह आदमी रिचर्ड से कहता है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। रिचर्ड फिर पूछता है, वो लड़की कहाँ है? रिचर्ड को पता चल चुका था वो लड़की इसी आदमी के घर में है। रिचर्ड फिर इस आदमी से पूछता है, वो लड़की कहाँ है? फिर ये आदमी उसे बताता है वो लड़की उस शेड में है। रिचर्ड इस आदमी से फोन लेकर इसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन यह आदमी रिचर्ड को धक्का देकर उसे गिरा देता है और फोन छीन कर पुलिस को फोन कर बुला लेता है। अब इन दोनों में फाइट होने लगती है। रिचर्ड धोखे से इस आदमी के पैर में चाकू मार देता है और बाद में शेड में जाकर पेट्रोल ले आता है और पूरे घर में फैला देता है। इसके बाद ये इस घर को आग लगाकर जाने ही वाला होता है। तभी इसे कार से पर्दा हिलता हुआ दिखाई देता है। ये समझ जाता है और आयरिस को घर से बाहर उस आदमी की कार में बिठा देता है। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रिचर्ड को अपनी बेटी की कॉल आती है, जिसमें वो अपने घर आने की बोलती है। रिचर्ड की कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था। फिर ये एक पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। रिचर्ड पेट्रोल पंप पर अंदर चला जाता है। यहाँ आयरिस अपने हाथों को हिलाकर सीट बेल्ट खोलने लगती है, मगर उसकी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाती है। फिर रिचर्ड अपनी कार में वापस आ जाता है और जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर वो अपनी कार को ले आता है। यहाँ रिचर्ड अपने कपड़े चेंज करता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। रिचर्ड अपनी कार को इस कार से जोड़ ही रहा था, तभी पुलिस वाला कार से बाहर आकर रिचर्ड से सवाल करने लगता है और रिचर्ड से पूछता है, इस गाड़ी से किसी को मदद की जरूरत थी, उन्होंने इस गाड़ी का नंबर हमें दिया था। रिचर्ड यहाँ कहता है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पुलिस वाला रिचर्ड से पूछता है, मुझे इस गाड़ी में बैठी महिला से पूछना है, शायद वो किसी मुसीबत में हो। यहाँ रिचर्ड कहता है, उसने थोड़ी ज्यादा पी रखी है और वो किसी से बोल नहीं सकती है। फिर पुलिस वाला रिचर्ड से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। रिचर्ड का नाम असल में एंड्रयू होता है। पुलिस वाला उसे समझाता है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। फिर रिचर्ड अफसोस करने लगता है और उससे कहता है, मैं इसे रिन्यू कराने ही वाला था। पुलिस वाला रिचर्ड से पूछता है, आखिरकार यहाँ क्या हुआ था? यहाँ रिचर्ड पुलिस वाले से झूठ बोलता है और कहता है, मेरी वाइफ ने सुबह सुबह ज्यादा पी ली थी और उसने ये कार यहाँ पर ठोक दी। यहाँ पर आयरिस धीरे धीरे कार का विंडो खोल लेती है। पुलिस वाला रिचर्ड से पूछता है, तुमने 911 कॉल किया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें कोई खास काम है? तभी कार की विंडो खुलने की आवाज आती है। फिर पुलिस वाला आयरिस से सब कुछ जानने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन रिचर्ड उसे परेशान करता है और झूठी कहानी बनाने लगता है। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, वो पहाड़ी से गिर गया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर पुलिस वाला आयरिस से सवाल करने ही वाला था, तभी रिचर्ड पीछे से पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है।
इसके बाद रिचर्ड पुलिस वाले को उसकी कार में बिठा देता है और उसकी कार को जला देता है और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद यहाँ आयरिस रिचर्ड को अपनी बातों से परेशान करने लगती है। आयरिस रिचर्ड से पूछती है, क्या तुमने कभी इस वैक्सीन को ली है, जो वैक्सीन तुमने मुझे दी? रिचर्ड आयरिस को समझाता है, मैं ये सब झेल चुका हूँ। हाँ, तुम्हारी वाइफ जो 2 महीने तक तुम्हें परेशान करती रही, तुम्हें तो पता चल चुका होगा इसका असर क्या होता है। रिचर्ड बोलता है, जब मुझे समझ आया तो मैं होश में आ चुका था। उस एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी मैंने देखी थी, वो काफ़ी तड़प रही थी। उसके बाद से ही मैं अब ऐसा हो चुका हूँ। आयरिस रिचर्ड को समझाती है, मैंने फ़ोन पर तुम्हारी सारी बातें सुनी है। तुम्हारी एक प्यारी सी बेटी है जो तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब तुम और कितने दिनों तक करोगे? एक दिन तो सब कुछ पता चल ही जाएगा और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। रिचर्ड को इस बात से गुस्सा आने लगता है। वो आयरिस से कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा खेल अभी खत्म करने वाला हूँ। यह कहकर रिचर्ड आयरिस को एक नदी के किनारे ले आता है। यहाँ रिचर्ड आयरिस से कहता है, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम चाहते तो एक हफ्ता साथ में बिता सकते थे, लेकिन तुम्हें ये सब पसंद नहीं था। तभी आयरिस वैक्सीन का इंजेक्शन रिचर्ड के पैरों में लगाती है, लेकिन बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर पाती है। रिचर्ड आयरिस को समझाता है, जैसे जैसे मसल्स काम करना शुरू होंगे, तुम्हारी बॉडी उतनी ही वीक होती जाएगी। आयरिस रिचर्ड से कहती है, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? अगर मैं उस पहाड़ी से कूदकर मर जाती तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। रिचर्ड आयरिस को समझाता है, मैंने तुम्हें नहीं रोका था, तुम खुद वहां से मरना नहीं चाहती थी, और अगर तुम वहां मर जाती तो शायद यहाँ नहीं होती। किस्मत में यही सब लिखा था। आयरिस रिचर्ड्स को समझाती है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो मायूस हो। किस्मत में ऐसा कुछ नहीं होता है जो किसी और को मरने से रोक सके, जो किसी और को मरने से रोके। तुम पूरी जिंदगी लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहोगे। यहाँ रिचर्ड को और गुस्सा आता है। वो आयरिस को एक बोट में बिठा देता है और नदी के बीच में जाकर बोट को रोक देता है। आयरिस रिचर्ड से रोते हुए कहती है, क्या तुम मेरे बेटे मैथ्यू की बोट मेरे पॉकेट से निकाल लोगे? रिचर्ड वो बोट आयरिस की पॉकेट से निकालने ही वाला होता है। तभी आयरिस रिचर्ड से उसका चाकू चुरा लेती है और उसी पर हमला कर देती है। रिचर्ड फिर अपनी गन निकाल कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस बोट को हिला देती है, जिससे रिचर्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बोट से गिर जाता है। आयरिस बंदूक को अपने हाथ में ले लेती है। रिचर्ड जैसे ही बोट पर आता है, आयरिस उस पर गोलियां चला देती है। रिचर्ड पानी में वापस गिर जाता है। बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और आयरिस को होश आने लगता है। फिर वह धीरे धीरे किनारे पर आ जाती है। आयरिस की बॉडी अब पूरी तरह ठीक हो जाती है। वहीं कुछ दूरी पर रिचर्ड की लाश किनारे पर आ जाती है, लेकिन रिचर्ड को अब मरने से नहीं बचाया जा सकता था। तो आयरिस उसे थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।